रिफ्रेश करके देखें आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट आ रहे हैं क्या आपके पास? हेलो, मान गया तो काली लगा दिए तो। हाँ जी, मैं तो जा रही हूँ, तो बन अठे बैठो तो सही, दिखाओ जल्दी तो कराना पा। कमेंट नहीं आ रहे हैं कुछ। हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग थोड़ी भी नहीं है। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य। मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? अगर वीडियो नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार रिफ्रेश करें, क्योंकि मौसम खराब है, इस वजह से टेक्निकल दिक्कत आ रही है। रिफ्रेश करें। आज जो अपने मनोविज्ञान के जो अपने टॉपिक रहेंगे वो अपनी पुस्तक से संबंधित रहेंगे। चेटक आरबीडी 5555, जो अभी नई पुस्तक आई है, उसके सारे टॉपिक रहेंगे। और इसमें जितने भी पुराने पेपर हैं वो तो दिए गए हैं पुस्तक में, उसके साथ साथ अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तकों के प्रश्नों को हम हल करने का काम रोजाना करेंगे। इसी समय टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से वीडियो लेट चला है। टाइम अपना रोज रहेगा 9 से 10 बजे का। आज अपना पहला टॉपिक है प्रमुख तथ्य। ये अपना पहला टॉपिक रहेगा। इसमें पुराने प्रश्न जो हमें पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। आप कमेंट करते रहना और बताते रहना। अपना पहला प्रश्न है कि विचार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विचार सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो विचार सिद्धांत में प्लेटो, अरस्तु, एडलर और वाटसन, ये 4 व्यक्ति हैं। तो विचार सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाएगा? तो विचार सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाएगा प्लेटो को। विचार सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाएगा? प्लेटो को माना जाएगा। जो प्लेटो है ये राजनीति से संबंधित भी रहेंगे, दर्शन शास्त्र से भी संबंधित रहेंगे, लेकिन विचार सिद्धांत दिया है जो प्लेटो ने दिया है। प्लेटो विचार सिद्धांत के लिए क्या लिखता है कि जब भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, वस्तु को देखता है या किसी भी घटना को देखता है, तो उसकी आत्मा में 2 प्रकार के विचार बनते हैं। एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो 2 प्रकार के दृष्टिकोण विचार पैदा होंगे। ऐसा मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन रहेगा? ये मानने वाला मनोवैज्ञानिक रहेंगे प्लेटो। उसके बाद देखें, दूसरा अपना रहेगा 2 नंबर पे प्रश्न है, परिष्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? परिष्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो परिष्कार सिद्धांत है, परिष्कार सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं अरस्तु को। परिष्कार का अर्थ क्या होगा? नकारात्मक गुणों का तो त्याग करना, बुरी चीजों को तो छोड़ना और अच्छी चीजों को स्वीकार करना। बुरी चीजों को छोड़ेंगे और अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे, वही चीज क्या कहलाएगी? परिष्कार सिद्धांत।
और परिष्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहेंगे? अरस्तु रहेंगे। जो अरस्तु है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा? अरस्तु को माना जाएगा। जो अरस्तु है, अरस्तु मनोविज्ञान को एक नया नाम देता है, बौद्धिक संप्रदाय। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को बौद्धिक संप्रदाय के नाम से किसने संबोधित किया है? तो मनोविज्ञान को बौद्धिक संप्रदाय के नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे? अरस्तु रहेंगे। थोड़ा रिफ्रेश करें जी, साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, साफ दिख जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश करें वीडियो को। उसके बाद तीसरा देखें, व्यक्तिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? 3 नंबर पे देखें, व्यक्तिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? तुरंत अपना उत्तर आना चाहिए, कमेंट करते रहें। व्यक्तिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपको दिखाई ना दिया हो। अब बताएं, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तुरंत अपना कमेंट करें। 3 में क्या आएगा? तो व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एडलर को माना जाता है, एडलर को माना जाता है। और जो एडलर है ना, एडलर ने ही व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। जो एडलर है, एडलर ने ही व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। उसके बाद देखें, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक, आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से 9:30 का टाइम हो गया। कल से राइट 9 बजे ही क्लास लेंगे, राइट 9 बजे ही क्लास लेंगे कल से। बताएं, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक, तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक किसको माना जाएगा? अगर लाइव क्लास नहीं चल रही है, थोड़ा रिफ्रेश करें, हो जाएगा। 4 में क्या आएगा? डी, वाटसन। और वाटसन को व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक या प्रतिपादक भी माना जाता है। जो व्यवहारवादी संप्रदाय है उसका जनक या प्रतिपादक भी कौन रहेंगे? वाटसन रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पुराने पेपर देखोगे वहां आपको मिलेगा कि व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है। उसके बाद देखें 5 नंबर पे, प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? पहला व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? 5 में क्या आएगा? प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको माना जाएगा? वाटसन को माना जाएगा। प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन रहेंगे? तो वाटसन रहेंगे। टॉपिक बता देंगे कल के लिए। उसके बाद देखें 6 नंबर पे, छह को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में पूछा जाता है। 6 नंबर, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवादी, प्रथम व्यवहारवादी तो कौन था? वाटसन था। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है? प्रथम मौलिक व्यवहारवादी कौन है? तो प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको माना जाएगा? प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहेगा स्किनर। प्रथम मौलिक शब्द आ जाएगा ना, फिर वाटसन नहीं रहेगा। वाटसन की जगह किसको सही करना पड़ेगा? स्किनर को सही करना पड़ेगा। उसके बाद देखें सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये तीनों चीज तो किसकी देन थी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मन को 3 अवस्थाओं में तो बांटा था सिगमंड फ्रायड ने।
मन को 3 अवस्थाओं में बांटने वाला व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्रॉइड था। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन में बांटने का कार्य तो किया सिगमंड फ्रॉइड ने, लेकिन यहां क्या दे रखा है? सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन का प्रतिपादक किसको माना जाएगा? साथ में देखें, साथ में लगभग किसको सही मान रहे हैं? 2 को गलत है। चेतन आएगा ना तब तो 2 रहेगा, लेकिन सामूहिक अचेतन किसके साथ रहेगा? युंग के साथ रहेगा। युंग ने मन को 2 भागों में बांटा है। एक तो बताया है चेतन मन और दूसरा बताया है अचेतन मन। युंग ने मन को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, चेतन और अचेतन। जो अचेतन मन है ना, अचेतन मन को फिर युंग ने 2 भागों में बांटा। एक तो बता दिया व्यक्तिगत अचेतन, एक तो व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा बताया सामूहिक अचेतन। पहला तो व्यक्तिगत अचेतन, जिसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है, व्यक्ति विशेष के साथ, उसकी दमित इच्छाओं के साथ जोड़ा जाता है। और जो सामूहिक अचेतन है, इसे पूरे समाज के साथ में जोड़ा जाता है, समाज के पूर्वजों के साथ में जोड़ा जाता है, समाज की पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा जाता है, समाज की भूली बिसरी यादों के साथ जोड़ा जाता है। तो अगर सामूहिक अचेतन आएगा तो अपना उत्तर रहेगा युंग। और जो युंग है, युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। कई गाइडों में आपको 3 प्रकार मिलेंगे, लेकिन युंग है ये व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताता है। एक तो रहेगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा रहेगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जो उभयमुखी व्यक्तित्व है वो भी युंग का नहीं है, वो युंग के शिष्यों का है, नमन और याकोर का। उसके बाद देखें 8 नंबर पे, बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया? बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया? 8 में क्या? बिल्कुल सही, एल्फ्रेड बीने ने किया। तो कब किया? 1905 में किया। एल्फ्रेड बीने ने तो किया, लेकिन कब किया? तो 1905 में किया। कहां किया? तो पेरिस फ्रांस में किया, पेरिस फ्रांस। और इस परीक्षण में बीने का सहयोग दिया गया साइमन के द्वारा। और इसी वजह से इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? बीने साइमन परीक्षण। इसी वजह से इस परीक्षण को क्या कहा जाएगा? बीने साइमन परीक्षण कहा जाएगा। और यह परीक्षण कैसा था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था या सामूहिक बुद्धि परीक्षण? तो अपना उत्तर रहेगा यह परीक्षण कैसा था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण रहेगा? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण रहेगा। उसके बाद देखें, जीवन शैली का संप्रत्यय किसने दिया है? जीवन शैली का संप्रत्यय किसने दिया? 9 नंबर में क्या आएगा? 9 में बताए क्या आएगा? जीवन शैली का संप्रत्यय। जीवन शैली का संप्रत्यय किसका है? 9 में क्या रहेगा? 9 में 1, बिल्कुल सही। जीवन शैली का संप्रत्यय किसके साथ जोड़ा जाता है? एडलर के साथ जोड़ा जाता है। एडलर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, हम सभी अपने ढंग से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हम सभी अपने ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, और वही चीज क्या है? जीवन शैली। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली है वो अलग अलग रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करेगा। 10वां देखें,
मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मानव व्यवहार को अलग अलग विभाजित किया कि ये आवश्यकता से संबंधित व्यवहार है, ये खान पान से संबंधित व्यवहार है, ये वेशभूषा से संबंधित व्यवहार है, ये आचरण और व्यवहार से संबंधित व्यवहार है। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक कौन है? मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? 10 में क्या आएगा? 10 में आएगा स्किनर। अब सुने, ऐसा नहीं है कि हर बार अपना उत्तर वाटसन ही रहेगा। अगर पूछा जाए प्रथम व्यवहारवादी तो वाटसन रहेगा। व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक या प्रतिपादक भी कौन रहेगा? वाटसन रहेगा। लेकिन प्रथम मौलिक व्यवहारवादी आएगा स्किनर। मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला भी रहेगा स्किनर। तो अपना उत्तर क्या रहेगा? स्किनर रहेगा। 11 नंबर पे देखें, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं इसको, कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? 11 में क्या आएगा? हरदीप सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। 11 में क्या आएगा? 11 में 2। 11 में आएगा अपना जॉन डेवी। जो जॉन डेवी है ना, इसे मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है, इसे क्या माना जाता है? शिक्षा शास्त्री माना जाता है। जॉन डेवी को मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है, जॉन डेवी को शिक्षा शास्त्री माना जाता है। और जॉन डेवी की विचारधारा कौन सी रहेगी? प्रायोजनावाद। विचारधारा कौन सी है? तो प्रायोजनावाद है। जॉन डेवी की विचारधारा कौन सी है? प्रायोजनावाद। और प्रायोजनावाद किस सिद्धांत पर आधारित रहेगी? तो करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित रहेगी। करके सीखना। करके सीखना में क्या होगा कि जब बालक स्वयं कार्य करके किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करेगा तो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा। जो जॉन डेवी है, जॉन डेवी का मानना है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जॉन डेवी ने विद्यालय को कैसा वातावरण माना है? तो जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय है वो विशिष्ट वातावरण रहेगा। उसके बाद देखें 12 में, निम्न में से कौन सा वाद मनोविज्ञान पर आधारित है? यह भी बहुत बार आता है सुरेश जी। 12 में क्या आएगा? निम्न में से कौन सा वाद मनोविज्ञान पर आधारित है? अब देखें, ये सभी आजकल सही नहीं होता है। जब भी पेपर में आपको ये सभी दिया जाएगा तो आप समझ जाना ये विकल्प नहीं है, इसको छोड़ के ही कोई और होगा। 12 में ये सभी नहीं आएगा। 12 में कौन आएगा? प्रकृतिवाद आएगा। प्रकृतिवाद। आपने ये चीज बीएड और बीएसटीसी के पहले पेपर में पढ़ी थी। भारतीय शिक्षा का विकास या उदयमान भारतीय समाज में शिक्षा, ये अपना सब्जेक्ट होता था जिसमें 3 वाद थे। पहला वाद था आदर्शवाद। आदर्शवाद के साथ किसको जोड़ा जाता है? प्लेटो और अरस्तु को जोड़ा जाता है। यह आदर्शवाद था। प्रायोजनावाद किसके साथ जोड़ा जाएगा? जॉन डेवी के साथ जोड़ा जाएगा। प्रायोजनावाद को किसके साथ जोड़ा गया? जॉन डेवी के साथ। प्रकृतिवाद को किसके साथ जोड़ा गया? रूसो के साथ। रूसो के साथ। अब देखें, प्रकृतिवाद को मनोविज्ञान पर आधारित क्यों माना जाता है? क्योंकि रूसो पहला व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लेकर के आया है। या हम ऐसा कह सकते हैं
कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। और रूसो की पुस्तक कौन सी रहेगी? रूसो की पुस्तक रहेगी एमिल। एमिल पुस्तक है, कई गाइडों में एमिल की जगह इमाइल शब्द लिखा है, वो रहेगा। देखें रूसो, रूसो प्रथम है जो शिक्षा में मनोविज्ञान को लेकर आए, मनोविज्ञान को लेकर आए। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? रूसो ने किया। उसके बाद देखिए पुस्तक का नाम क्या रहेगा? एमिल या इमाइल। एमिल ये तो पुस्तक का नाम है, लेकिन गाइडों में एमिल की जगह क्या लिखा है? इमाइल। इस पुस्तक में एमिल नामक तो लड़के और सूफी नामक लड़की की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। रूसो एक स्टेटमेंट भी है रूसो का छोटा सा कि प्रकृति की ओर वापस लौटो, प्रकृति की ओर वापस लौटो। ये कथन भी किसका रहेगा? रूसो का रहेगा। प्रकृति की ओर वापस लौटो, ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा रूसो का। हाँ जी, बुक सभी जगह उपलब्ध मिलेगी। आरबीडी चेटक 5555, उस पुस्तक में ये सारी चीजें आपको डिटेल से मिलेगी। 5555 आरबीडी चेटक के नाम से जो पुस्तक है उसमें ये सारी चीजें मनोविज्ञान की। हाँ जी सर, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती है। देखें किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती है, इतना ही पूछा जाएगा तो ये परिभाषा रहेगी H.E. जोन्स की। ये परिभाषा किसकी रहेगी? H.E. जोन्स की। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है, काल शब्द आ जाएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है, जब काल शब्द आगे आ जाएगा ना तो परिभाषा किसकी हो जाएगी? J.S. रोस की हो जाएगी। फिर परिभाषा किसकी रहेगी? J.S. रोस की रहेगी, है ना। फिर ये परिभाषा है वो J.S. रोस की है। पुस्तक 130, 35, 40 रुपए की है जी, ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन इस पुस्तक में 5555 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद देखें 13 नंबर पे, हाँ 13वां देखें, मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फटाफट उत्तर दें। 13 में डी बिल्कुल सही। मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मैकडूगल के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हर बार व्यवहार आएगा तो वाटसन ही रहेगा। व्यवहार शब्द को अलग अलग ढंग से रखा गया है मनोवैज्ञानिकों ने। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैकडूगल ने। कहां किया है? मूल प्रवृत्तियों में किया है। मूल प्रवृत्तियां, है ना, मूल प्रवृत्तियों में किया है। क्या लिखा है? मैकडूगल लिखते हैं कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। तो पहली बार व्यवहार शब्द है वो मैकडूगल की परिभाषा में आएगा कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। लिख देता हूं मैं, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है, संचालन करती है। तो यहां पहली बार किस शब्द को काम में लिया गया? व्यवहार शब्द को काम में लिया गया।
और जो मैकडूगल है, मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही स्विंग बताई हैं। अब पहला टॉपिक है ना जी, पहला टॉपिक का नाम ही क्या था आपने? पहला टॉपिक का नाम ही था कि मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य। हाँ जी गोदारा साहब आप सुने, गोदारा जी आप सुने, पहला टॉपिक का नाम ही क्या था? मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य। जब तथ्य ही बता रहा हूं, आगे जो भी टॉपिक आएगा तथ्यात्मक नहीं व्यवहारात्मक भी बताऊंगा, चिंता ना करें आप, व्यवहारात्मक भी बताऊंगा। पहली क्लास है, तनाव में ना आए, अभी खूब लंबा सिलेबस रहेगा, रोज क्लास लूंगा मैं आपकी। उसके बाद देखें मनोविज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? जो अभी हम रीट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, है ना, इस पाठ्यक्रम का निर्माण सबसे पहले किसने किया? किस व्यक्ति ने कहा, किस व्यक्ति ने कहा कि ये मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल की जाए? कल तो अभी अपना ये टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य, कल ये पूरा हो जाएगा क्योंकि आज नेटवर्किंग में दिक्कत थी, 9:30 बजे के लगभग क्लास शुरू हुई थी, तो आज तो यहां से 20% करेंगे, बाकी के 20-25 कल करेंगे और उसके बाद से व्यवहारात्मक। तो कल तो यही टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य, और उसके बाद कल आपको टॉपिक परसों के लिए बता देंगे ताकि आप अच्छे से तैयार करके आए। तो मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया गया था? विलियम जेम्स के द्वारा। कब तैयार किया गया? तो 1875 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? 1875 में तैयार किया गया। 15 पे देखें, हीन मनोग्रंथियों का संप्रत्यय किसने दिया है? हीन मनोग्रंथियां, नकारात्मक ग्रंथियां। कई बार हमारे दिमाग में भी ऐसा आता है ना कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा बुरा सोचते हैं ना कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का विचार सबसे पहले कौन सी ग्रंथि पैदा करेगी? हीन मनोग्रंथियां पैदा करेगी। और ऐसा मानने वाला व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक कौन रहेगा? हीन ग्रंथियों को मानने वाला। हीन ग्रंथियों को मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? 15 में क्या आएगा? 15 में 2, बिल्कुल सही। कौन है? एडलर है। हीन मनोग्रंथियों का प्रतिपादक एडलर। अब देखें, एडलर 3 बार आ चुका है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग एडलर ने किया है। व्यक्ति मनोविज्ञान का जनक भी एडलर है और जीवन शैली का संप्रत्यय भी एडलर ने दिया है। हीन मनोग्रंथियां भी एडलर ने दी है। तो 4 बार एडलर को काम में लिया गया। उसके बाद देखें, स्वतंत्र शिशु शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? स्वतंत्र शिशु शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादक कि बालक जैसा सीखना चाहता है उसे सीखने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, है ना। अब फैक्ट कौन पूछता है? आप पुराने पेपर देखें जी, या तो आपने पहले तैयारी नहीं की है जो आप ऐसी आधारहीन बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्ट कौन पूछता है। पुराने पेपर उठा के देखें, वहां पे आपको पता चल जाएगा फैक्ट पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। तो स्वतंत्र शिशु शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादक किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड। स्वतंत्र शिशु शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की विचारधारा कौन सी रहेगी? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, ये सिगमंड फ्रॉइड की विचारधारा रहेगी। उसके बाद देखें 17 पे देखें, टेबुला रसा के साथ किसको जोड़ा जाता है? टेबुला रसा के साथ किसको जोड़ा जाता है? देखें, गाइडों में तो कोई और ही व्यक्ति है जो ये मानता है कि व्यक्तित्व शब्द उसका है। एनसीईआरटी व्यक्तित्व को एडलर के साथ ही जोड़ती है। एनसीईआरटी है वो एडलर को व्यक्तित्व के साथ में ही जोड़ती है कि व्यक्तित्व शब्द है वो
एडलर का ही है। टेबुला रसा के साथ किसको जोड़ा जाता है? टेबुला रसा का अर्थ होता है कोरा कागज। इसको हम खाली स्लेट भी कह सकते हैं, खाली स्लेट। इसको हम मोम के जैसा भी कह सकते हैं, मोम के समान। टेबुला रसा के साथ किसको जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जॉन लॉक को। जॉन लॉक क्या लिखता है कि शिशु एक कोरा कागज है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। शिशु एक कोरा कागज है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। 18वां देखें, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक कौन है? मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक कौन है? 18 में 4। बिल्कुल, मूल प्रवृत्तियों का जनक या प्रतिपादक मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल लिखता है कि मूल प्रवृत्तियां हैं वो पशुओं में, जानवर में, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य अर्थात सभी प्राणियों में पाई जाती है। चाहे वो जैविक है, चाहे वो पशु है, कोई भी है, ये सारी चीजें हैं वो उसके अंतर्गत रहेगी, मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत। तो मूल प्रवृत्तियां वो प्रत्येक प्राणी में, कुत्ते बिल्ली में भी है, इंसान में भी है। उसके बाद आता है अनुबंध का पिता कौन है? अनुबंध का पिता, अनुबंध का पिता। अनुबंध का अर्थ क्या होता है? अनुबंध का पिता, अनुबंध का अर्थ क्या होता है? अनुबंध का अर्थ होता है सीखने की सरलतम विधि, सीखने की सरलतम विधि कि जिस विधि के माध्यम से किसी भी प्राणी को कोई भी चीज आसानी से समझाई जा सके, आसानी से सिखाई जा सके, वही चीज क्या है? अनुबंध है। अनुबंध को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राचीन अनुबंध, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंध भी कह सकते हैं, और एक होता है क्रिया प्रसूत अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध। तो जो अनुबंध का पिता है, अनुबंध का पिता किसको माना जाएगा? पावलोव को माना जाएगा। अनुबंध का पिता कौन है? पावलोव। पावलोव का जो सिद्धांत है या अनुबंध है वो किस नाम से जाना जाएगा? प्राचीन अनुबंध के नाम से जाना जाएगा। और जो अपना क्रिया प्रसूत है, स्किनर वाला, स्किनर का जो अनुबंध है वो कौन सा रहेगा? क्रिया प्रसूत अनुबंध रहेगा। पावलोव कुत्ते से संबंधित, स्किनर चूहे और कबूतर से संबंधित। उसके बाद देखें 20वां, बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? यह भी विवादित सी चीजें रहेगी। 2-3 चीजें एक जैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? बिल्कुल स्टेनले हॉल को। बिल्कुल मैं कहूंगा, छूट के लिए सर को कहूंगा, मैं चिंता ना करें, स्टेनले हॉल को माना जाता है। कब? जब बाल अध्ययन पूछा जाएगा, बाल विकास आएगा तो उत्तर अलग हो जाएगा। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्यों है? क्योंकि स्टेनले हॉल के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया था। स्टेनले हॉल के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया गया था। 1893 में न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में भी कौन सा? न्यूयॉर्क। कब? 1893 में। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए स्टेनले हॉल ने 2 संस्थाओं को स्थापित किया था। एक संस्था का नाम था, जो अमेरिका में 2 संस्थाएं स्थापित की गई, एक संस्था थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दोनों संस्थाएं थी, इन दोनों संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि और बालकों की अभिवृत्ति का मापन किया जाता था ना। दोनों संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि और बालकों की अभिवृत्ति का मापन किया जाता था। और बालकों की अभिरुचि व अभिवृत्ति का मापन करने के लिए
स्टेनले होल ने किस विधि को काम में लिया? तो प्रश्नावली विधि को काम में लिया। हालांकि जो प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि के मूल प्रतिपादक है वो वुडवर्थ को माना जाता है। वुडवर्थ, प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ। लेकिन बाल अध्ययन में प्रश्नावली विधि को काम में किसने लिया है? स्टेनले होल ने। जो प्रश्नावली विधि है इसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल स्टेनले होल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। स्टेनले होल को किशोरावस्था के आकस्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। स्टेनले होल को अधिगम के पुनरावर्ती सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। स्टेनले होल लिखता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टेनले होल लिखता है कि किशोरावस्था नया जीवन है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे। मैं मनोज हरिदत्त शर्मा। शुभ रात्रि।